नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। महाराष्ट्र में इस वक्त एक विवाद बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। विवाद है हिंदी थोपने का। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर आए और मंच पर आकर दहाड़े बीजेपी के खिलाफ, दहाड़े हिंदी के खिलाफ। उनका कहना है कि हमारे ऊपर हिंदी नहीं थोपी जा सकती। हालांकि जो महाराष्ट्र में फिलहाल जो आग लगी है वो बीएमसी के चुनाव की है और इन दोनों भाइयों ने उस आग में हिंदी विरोध के नाम का घी डालने की कोशिश की है। तो आज आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हिंदी विरोध का जो विवाद है वो कोई आज का नया नहीं, 2025 का नहीं है, वो सैकड़ों साल पुराना है। जाने इस विवाद को लेकर गई हैं, क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ हिंदी विरोध का इतिहास रहा है, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का सारा इतिहास आज आपको एक एक कर बताने का हम प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र में भाषा के नाम का जो तूफान मचा है, बीएमसी का चुनाव है, देवेंद्र फडणवीस सरकार या कहें कि मतलब भारत सरकार एक 3 लैंग्वेज पॉलिसी लेकर आई थी, पूरे देश के लिए लेकर आई थी। उसमें यह कहा गया था कि एक आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है आप उसे पढ़िए, एक इंग्लिश को पढ़िए और तीसरी भाषा कोई भी आप पढ़ सकते हैं, उसे हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, फ्रेंच पढ़िए, चाइनीज पढ़िए, अमेरिकन पढ़िए, मैक्सिकन पढ़िए, कोई भी लैंग्वेज आप जो चाहें वो पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां इन दोनों भाइयों का तर्क है कि ये बेवजह बच्चों पर बोझ देने की बात है और हिंदी थोपना हमारे ऊपर बंद करिए, ऐसा इन दोनों का कहना है। हिंदीकरण की साजिश यहां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है, दोनों भाइयों ने कहा और इस विवाद को और ज्यादा गहरा दिया। 3 भाषा की जो नीति है वो महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल महाराष्ट्र में रद्द कर दी है। लेकिन सवाल यह है कि ये बवाल महाराष्ट्र मराठी गौरव का है या फिर सियासी खेल है। गौरव से ज्यादा सियासी खेल ये ज्यादा नजर आता है। अब आपको मैं एक जो है मैप दिखा दूं। ये भारत का मैप है, आप सबने इसे देखा होगा कभी ना कभी, मतलब हर रोज भी आप देखते होंगे। तो यहां अंग्रेजों के वक्त में क्या किया गया, अंग्रेजों के वक्त में एक साजिश रची गई द्रविड़िस्तान की, और इसमें यह कहा गया कि इसे ऐसे यहां डिवाइड कर दिया जाए जिसमें ये द्रविड़िस्तान रह जाए और ये बाकी भाषा के आधार पर ये देश अलग हो जाए। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों किस तरीके से तमिलनाडु में भाषा को लेकर ये विवाद हुआ था। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन भाई साहब ने तो जो रुपये का जो साइन है उसे ही मानने से इनकार कर दिया था। अपना जो बजट लेकर आए उसमें अपना लोकल साइन इन्होंने दिखाया। हालांकि संविधान इस चीज की छूट देता है कि राज्य अगर चाहे तो सिंबल अलग अपना राज्य का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। यह विवाद तमिलनाडु से होता हुआ कर्नाटक पहुंचा और कर्नाटक से तेलंगाना पहुंचा और तेलंगाना से फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है। तो क्या वाकई में भाषा का विवाद है या फिर इसमें किसी बाहरी तत्व का, जिस तरीके इस देश में फोर्ड फाउंडेशन काम करता है, डीप स्टेट जैसे इस देश में काम करता है, क्या उस तरीके की कोई साजिश इसमें रची जा रही है? तो उसके लिए भी ये विवाद समझने की जरूरत है। वाकई में अगर बताऊं तो आपको ये ब्रिटिशों की देन है। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 1905 में जाति आधारित जनगणना इस देश में करवाई और लोगों को जाति में बांटने का काम किया। हालांकि हिंदुस्तान वर्ण व्यवस्था वाला देश था, उसमें वर्णों के आधार पर, काम के आधार पर लोगों को बांटा जाता था, जातियों के आधार पर इन लोगों ने ही सबसे पहले बांटने का काम किया था। 1940 के दशक में ब्रिटिशर्स ने द्रविड़िस्तान का आइडिया दिया था। दक्षिण भारत को तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं के आधार पर अलग करने का पूरा प्लान था। इसका मकसद था भारत को कमजोर करना। पेरियार के द्रविड़ आंदोलन ने इसे हवा दी और तमिलनाडु में हिंदी विरोध की चिंगारी भड़की। 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने की कोशिश हुई थी, ऐसा दावा किया जाता है। लेकिन तमिलों ने इसे आर्यन थोपना कहकर उग्र आंदोलन किया। ब्रिटिश ने भाषा के नाम पर द्रविड़िस्तान का सपना दिखाया। आज वही सियासत महाराष्ट्र में चल रही है जो 1940 में अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों की क्या नीति थी आप जानते हैं, फूट डालो राज करो। ब्रिटिशर्स ने भाषा, धर्म और जाति के आधार पर भारत को बांटने की साजिश रची। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा इसका सबूत है, फूट डालो राजनीति करने का। द्रविड़िस्तान का प्लान तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल को अलग करने का था ताकि भारत एकजुट ना रहे। 1952 में पोटी श्री रामलू के अनशन और मौत के बाद आंध्र प्रदेश बना जिसने भाषाई राज्यों की नींव रखी। ये जो मैप मैंने आपको दिखाया और जिन नामों का ये जिक्र चल रहा है, ये जो आइडिया दिया गया था द्रविड़िस्तान का, ये भाषा के आधार पर ही 1956 के बाद इन राज्यों को अलग किया गया है। अब यहां तमिलनाडु में 1960 के दशक में डीएमके ने हिंदी विरोधी आंदोलन चलाया था।
जो आज भी जिंदा है। 2025 में तमिलनाडु में हिंदी साइन बोर्ड तोड़े गए। कर्नाटक में 2024 में कन्नड़ अनिवार्यता पर बवाल हुआ और अब महाराष्ट्र में हिंदी विरोध। क्या यह ब्रिटिश की फूट डालो नीति की एक छाया नहीं है? क्या जो 1940 में इन अंग्रेजों ने किया था वही एक बार फिर से इस देश में नहीं चल रहा है? अब ताजा विवाद पर अगर आप आएंगे तो सरकार का प्लान वैसे तो पूरे देश के लिए था, लेकिन महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इसे राजनीति से जोड़ दिया और प्रचारित किया कि सरकार मराठी, अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य करना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन यह गलत है। इस फैसले को उनकी भाषा और संस्कृति पर हमला बताया इन लोगों ने। राज ठाकरे ने कहा, हिंदी क्यों, किसके लिए? छोटे बच्चों पर इसे थोपा जा रहा है, जो मैंने आपको बताया। उद्धव ने इसमें आगे जोड़ा, हमें हिंदी से दिक्कत नहीं है, अनिवार्यता से दिक्कत है। 5 जुलाई 2025 को मुंबई में विजय रैली निकली, जिसमें ठाकरे बंधुओं ने मराठी अस्मिता की हुंकार भरी है। मराठी ना बोलने वालों को महाराष्ट्र में लगातार पीटा जा रहा है। वो बस कंडक्टर हो, ड्राइवर हो, कहीं बैंक में काम करने वाले लोग हो, किसी मॉल में काम करने वाले आदमी हो, दुकान पर काम करने वाले हो, तमाम लोगों को ये लोग पीट रहे हैं। यहां तक कि सुशील केडिया के ऑफिस पर भी इन लोगों ने पत्थरबाजी की है। बीएमसी का चुनाव करीब है और ठाकरे बंधु मराठी कार्ड खेलना चाहते हैं। यह सिर्फ वोट बैंक की सियासत है, इससे ज्यादा और कुछ भी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। बाकी अगर आप भाषा के विवाद के इतिहास में जाएंगे, कितने राज्यों में कितना यह पुराना इतिहास है, यह आजादी के बाद से चला आ रहा है। 1950 के दशक में राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया, जिसमें आंध्र प्रदेश बना में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, महाराष्ट्र में मराठी भाषाओं के आधार पर इन राज्यों को अलग किया गया। लेकिन ये एकता के बजाय बंटवारे का बीज बन गया। तमिलनाडु में 1937 में हिंदी का विरोध हुआ, कर्नाटक में 2024, महाराष्ट्र 2025, पश्चिम बंगाल 1960, असम और मणिपुर में भी असमिया और मणिपुरिया भाषा को प्राथमिकता देने की मांग लगातार की जाती है। हिंदी को बाहरी भाषा वहां कहा जाता है। कुल राज्यों की अगर संख्या की बात करें तो 7 से 8 राज्य हैं, जिनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, केरल ये राज्य हैं जिनमें भाषा का विवाद लगातार बहुत लंबे वक्त से 1950 के बाद से लगातार चला आ रहा है। 1952 में जिस तरीके से मैंने बताया कि पोटी श्री रामलू के अनशन से यह शुरू हुआ। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने भाषा आधारित राज्य बनाए, लेकिन इससे क्षेत्रीय अस्मिता की जो आग थी वो भड़क गई। 1965 में तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भाषा विवाद आजादी के बाद से भारत को बांटने का हथियार बना है और विदेशी ताकतें इस हथियार को बखूबी समझ चुकी हैं कि इस हथियार के नाम पर आप भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर बांट सकते हैं लोगों को, और लोग इतने यहां भावनात्मक हैं कि ये बट भी जाते हैं। लेकिन यहां बीजेपी के नेता हैं नीतीश राणे, इन्होंने सवाल उठाया है कि क्या जिस तरीके से आप यहां हिंदुओं को लगातार पीट रहे हैं, मार रहे हैं, क्या मुस्लिम डोमिनेट एरिया में जाकर जिस तरीके से, जैसे मोहम्मद अली रोड है महाराष्ट्र में, वहां जाकर भी लोगों से कहेंगे कि आप हिंदी ना बोलिए? नीतीश राणे इसे हिंदुत्व से जोड़ते हैं। मोहम्मद अली रोड जाकर मराठी बोलने को क्यों नहीं कहते? यह सवाल सियासत को और ज्यादा गर्म कर जाता है। वही बात है, क्या यह सही है? बिग बॉस फेम शिव ठाकरे ने भी कहा कि किसी को मारकर भाषा नहीं सिखाई जा सकती। मुंबई में रहते हो तो मराठी सीखो, लेकिन जबरदस्ती करना गलत है। सवाल अब यह है कि क्या भाषा के नाम पर हिंसा जायज है, या फिर ये सियासी गुंडागर्दी जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से सियासी गुंडागर्दी चलती रहेगी। सवाल यहां लोगों ने यह भी उठाया कि बॉलीवुड जो मुंबई में ज्यादातर इसका काम होता है, और क्या ये बॉलीवुड के ऊपर भी दबाव बनाएंगे कि आप हिंदी इंग्लिश में फिल्में ना बनाएं, आप मराठी में फिल्मों को बनाएं? तो वो बॉलीवुड वाली स्लाइड दिखाइएगा जरा। बॉलीवुड के लोगों को, हालांकि बॉलीवुड का जो मतलब कहें कि जो कारोबार है वो $2.5 बिलियन का कारोबार है। हालांकि मराठी फिल्मों को बनाने की कोशिश महाराष्ट्र में की जाती है, लेकिन बॉलीवुड के सामने वो फिल्में नहीं चलती हैं। $2.5 बिलियन का, 5 बिलियन का माफ कीजिएगा, पूरा व्यापार है बॉलीवुड का, और मराठी सिनेमा संघर्ष इसके सामने करता रहता है। हालांकि छूट भी जरूर दी जाती है, लेकिन बॉलीवुड की चमक के सामने वो फीका साबित होता है। हालांकि यहां यह भी कहा जाता है कि इसमें अगर बॉलीवुड के बारे में आप ये कहेंगे कि आप मराठी में फिल्में बनाइए, तो शाहरुख खान, सलमान खान नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक खिसक जाएगा और आर्थिक तौर पर भी महाराष्ट्र कहीं ना कहीं कमजोर होगा, जिसके बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपना देखा है कि आने वाले वक्त में 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हम बनाएंगे महाराष्ट्र को। उस सपने पर भी कहीं ना कहीं पलीता यहां लग सकता है। यहां आप देखिए, सिर्फ महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है। प्रियंक खड़गे भी तमाम तरीके की हिंदू और हिंदी के बारे में बात करते रहे हैं।
अब यहां एक और चीज समझ लीजिए, भाषा, धर्म और जाति भारत को बांटने के ये हथियार है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स की साजिश थी जिन्होंने जाति आधारित गणना 19वीं सदी में की थी। 1905 में इन्होंने शुरू की थी और आज की सियासत भी हिंदी और तमिलनाडु में भी यही चल रहा है। भाषा विवाद के क्षेत्रीय दलों को ताकत जरूर दी है भाषा विवाद ने, लेकिन राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। हिंदी कोई थोपने की कोशिश आपके ऊपर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ऑप्शनल लैंग्वेज थी जिसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो ना पढ़े। यहां एक और विवाद उजागर हुआ जिसमें कि बाला साहेब ठाकरे के जो पिताजी थे केशव सीताराम ठाकरे, उन्होंने मराठी अस्मिता को प्रबल करने के लिए उनका जो सरनेम था पणशीकर था, उन्होंने बदलकर ठाकरे किया गया। ऐसी जानकारी इंटरनेट पर मिलती है, लेकिन मैं पर्सनली इसे वेरीफाई नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन हर जगह मुझे ये चीज मिली। बाकी ये चीज सही है या गलत है, आप लोग भी इस बारे में ढूंढ सकते हैं और हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां एक तरफ तो बाला साहेब ठाकरे फिर उनके पिता थे जिन्होंने मराठी की अस्मिता को प्रबल करने के लिए अपना सरनेम चेंज कर लिया, और दूसरी तरफ राज ठाकरे, माफ कीजिएगा मैंने भाई बोला, बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं राज ठाकरे और बेटे हैं उद्धव ठाकरे। इन दोनों ने मिलकर अब जिस तरीके से हिंदी विरोध के नाम पर लोगों के साथ मारपीट करना शुरू किया है, वो किसी भी लिहाज से बाला साहब ठाकरे के जो उसूल थे, बाला साहब ठाकरे जिस तरीके से काम करते थे, हिंदू हृदय सम्राट जिस तरीके से उन्हें कहा जाता था, उनके विचारों पर काम करते हुए ये लोग नजर नहीं आते हैं। बाकी जो विवाद चल रहा है उसे आप देख रहे हैं, और ये भारत को बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि महाराष्ट्र से पहले ये विवाद तमिलनाडु में हुआ, फिर कर्नाटक में हुआ, अब महाराष्ट्र में पहुंच चुका, तेलंगाना में भी हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को, सनातन को कमजोर करने की एक साजिश जरूर है। वहीं प्रियंक खड़गे की मैं बात कर रहा था, प्रियंक खड़गे के बारे में, प्रियंक खड़गे भी हिंदी को लेकर मतलब इस तरीके की हिंदू को लेकर बात कर चुके हैं, और बाकी वो ये भी कह चुके हैं, मतलब जब मुस्लिम डोमिनेट एरिया में जाए तो वहां पर जाकर उर्दू में आप बात करिए। तो ये किस तरीके का दोगलापन है? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? बॉलीवुड को आप नहीं कह सकते जो मुंबई में लगभग 2.5 बिलियन का व्यापार कर रहा है, उसे आप बोलिए कि मराठी में आप फिल्में बनाइए, लेकिन वहां ये ऐसा नहीं करेंगे। बाकी एक इसमें कहानी निकलकर यह भी आई कि बीजेपी ने रविंद्र चौहान को अपना महाराष्ट्र का बीजेपी अध्यक्ष बनाया है, जो कि एकनाथ शिंदे वाली जो बेल्ट है उधर से आते हैं। और फिलहाल मतलब महाराष्ट्र में ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले वक्त में, हालांकि बीएमसी चुनाव में कौन कितने पानी में है, किसका क्या चेहरा है, वो सामने आ जाएगा, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे लगातार बीजेपी से थोड़े रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, हालांकि बीजेपी के पास बहुमत के करीब है बीजेपी, एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी चाहती है कि उस वोट बैंक में, जो वोट बैंक एकनाथ शिंदे की पकड़ जिस वोट बैंक के ऊपर मजबूत है, वहां भी बीजेपी की पकड़ मजबूत हो, और इसीलिए रविंद्र चौहान को वहां उतारा गया है और राज्य का बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। बाकी बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, बहुत सारी कहानियां चल रही हैं। इतिहास जो था हिंदी को लेकर वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कितने राज्यों में, 7 से 8 राज्यों में लगातार ये विवाद आजादी के बाद से चलता आया है। तो यहां विरोध हिंदी का नहीं है, असल में हिंदी में बनी फिल्मों को पूरा महाराष्ट्र देखता है, जो फिल्में बॉलीवुड बनाता है, लेकिन बावजूद इसके भी हिंदी का विरोध करना है तो यह हिंदू का विरोध नहीं है, यह सिर्फ अपनी सियासत बचाना है। जिस तरीके से इन दोनों भाइयों की सियासत सिमट गई है, राज ठाकरे तो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बेटे की सीट तक को नहीं जितवा पाए थे, तो जो विरोध चल रहा है और जो इनका राजनीतिक दायरा है वो जिस तरीके से सिमट रहा है, असल में उस दायरे को ठीक करना है, उस दायरे में वोट बैंक जोड़ना है। और जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों ने भाषा का विरोध करके, भाषा के ऊपर विवाद करके, अपने आप को भाषा और धर्म और जाति के नाम पर विरोध करके खुद को मजबूत किया है, अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी शायद वैसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तस्वीर आने वाले बीएमसी चुनाव में क्या होगी वो देखने वाली बात होगी। बाकी आपको ये इतिहास कितना समझ आया कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।